नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल में आप सबका स्वागत करता हूँ। इंसान का मन एक कैमकॉर्डर की तरह से होता है। हम जो भी देखते सुनते हैं वो हमारे जहन में एक ऑडियो विजुअल की तरह से रिकॉर्ड होता रहता है। ध्वनि, शब्द, दृश्य, घटनाओं में एक बैड इन्फ्लुएंस भी होता है और जब बेलगाम मन बुरी चीजों से प्रभावित होता है तो वो सही और गलत की परवाह करना छोड़ देता है। ऐसा दिमाग कैंसर जैसी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कैंसर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसे ये घिनौनी सोच रोग की तरह से पूरे समाज को तबाह कर सकती है। चारों घटनाएं ना तो एक स्थान की थी, ना ही एक समय की, और ना ही इन चारों घटनाओं में दिखने वाले लोगों का आपस में कोई संबंध था। लेकिन इन चारों घटनाओं की पृष्ठभूमि एक ही तरह के अपराध में लिप्त थी। अपराध का असर हर जिंदगी पर अलग अलग था, लेकिन अपराध इतना घिनौना और इतने बड़े पैमाने पर हुआ था कि हर रोज एक नया चेहरा, एक नया नाम पीड़ित बनकर सामने आ रहा था। पता नहीं इस लड़की को आजकल क्या हो गया, हमेशा गुमसुम सी रहती है। जब भी कुछ पूछो ये लड़की कुछ बताती ही नहीं है। अरे इस उम्र में अक्सर ऐसा होता ही रहता है। क्या होता है? कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर नहीं करते। थोड़ा प्यार से पूछा करो, कहीं कोई अफेयर या ब्रेकअप वगैरह का चक्कर तो नहीं है? मम्मी, मैं कोचिंग क्लास जा रही हूँ। घर में चश्मा क्यों लगा रखा है? वो इन्फेक्शन हो गया है इसीलिए। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे उषा जी, आप बारिश छतरी के नीचे आ जाइए। नहीं, मैं उषा, अरे क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही है? अपना रो रही है यहाँ पे? हैं? फिर आशिक है ये? अरे तू चुप ही रह। चल चल, तू तो चल। अरे आगे रजनी, आजा बेटा, चेंज कर ले, मैं कुछ खाने के लिए लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। रजनी देखो, ये सब रोज रोज नहीं चलेगा। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम चेंज करके बाहर आओ। बहुत हो गया ये सब। रजनी, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है आज। पायल, ऊपर ड्रेसिंग टेबल के पास सामान की लिस्ट रखी है, जल्दी से लेकर नीचे आओ। अरे क्या बात है, आजकल बहुत शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। अरे पायल के कॉलेज का एनुअल डे है और मॉडलिंग कंपटीशन भी। फैशन मैगजीन्स कवर करी इस कंपटीशन को। मैं जीत गई तो टीवी, एड, फिल्म्स, हर जगह छा जाओगी तुम तो। और फिर बॉलीवुड में एंट्री, फिर हॉलीवुड में। अरे वाह, स्टार बन के हमको भूल तो नहीं जाओगी ना? शायद भूल भी जाओ। मार्केट जाना तो तू नहीं भूलती है, और अपने भैया भाभी को भूल जाएगी। भाभी, आई वाज जस्ट किडिंग। अच्छा जल्दी चल, वरना बहुत ट्रैफिक मिलेगा। अरे हाँ, बाय भैया। बाय। चलती हूँ, बाय। अरे सुनो, खाते जानो कुछ। बेटा, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं पापा, वो एग्जाम्स है ना, बस इसीलिए। एग्जाम तो पहले भी आते थे, लेकिन पहले तो तुम कभी इतनी रिजर्व नहीं रहती थी, और आजकल? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे उषा जी, आप आपको तो बहुत चोट लगी है। आप अंदर है क्या? आप बैठिए इधर। आइए। नहीं नहीं मानव जी, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरी एक हेल्प करेंगे प्लीज? ये दवा मुझे लाके दे देंगे प्लीज? प्लीज मानव जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये आपने दवाई मंगाई थी तो आपके लिए। कितना हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस चलता हूँ। प्लीज कम ना, एक चाय तो पी के जाइए प्लीज।
आप ठीक तो है ना? तुझे ना वो पिंक वाली ड्रेस पक्का ट्राई करनी चाहिए। मैं भी वही सोच रही थी भाभी। हाँ भैया से आप रिक्वेस्ट करो ना मुझे थोड़े और पैसे देने के लिए, ताकि मैं वो खरीद लूं। और पता है वो रेड वाली ड्रेस, ये तो वो भी बहुत अच्छी थी। बोल रहे हैं, लगता है शायद ना वो हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहे हैं। यू नो हाउ लगा के देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है। पायल तू जरा ऊपर देख कर क्या। अच्छा चाय पिएगी तू? नहीं, मन नहीं है। भैया भैया कहाँ चले गए? भैया भैया आप अंदर हो? भाभी हाँ भैया तो ऊपर भी नहीं है। ऊपर भी नहीं है। हाँ कहाँ चले गए? फोन करती हूँ। भैया कहाँ थे आप? भाभी भैया आ गए। कहाँ चले गए थे आप? वो मैं वॉक पे गया था। लेकिन फोन तो हम वो यही है। मानव जी नमस्कार। अरे मानव जी रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? आप तो रूठी सनम की तरह कर रहे हो। देखो तुम देखो। कहाँ जा रही हो? कोचिंग क्लास। मैं वहीं से आ रहा हूँ। और आज क्या? पिछले 1 महीने से तुमने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। क्यों? चल क्या रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं पापा, आपको किसी ने झूठ बोला होगा। मैं तो कोचिंग क्लास ही जाती हूँ। देखो, झूठ पापा नहीं बोल रहे, झूठ तुम बोल रही हो। तुम रोज रोज जाती कहाँ हो? कोई लड़के का चक्कर? नहीं मम्मी, आप लोग गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सच सच बता दो, तुम हमारी नाक कटाने कहाँ जाती हो? देखो बेटा, हमने तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया और तुम हमें भी अंधेरे में रख रही हो। हाँ? बोलो क्या बात है? इससे प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। ये लड़की एक दिन हमारी इज्जत के बट्टे लगा कर रहेगी। कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? अरे बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? रजनी, मैं रजनी! बात सुनो। रजनी बात सुनो, दरवाजा खोलो। रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो। रजनी रजनी बेटा दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो। बेटा तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? ये लड़की एक दिन हमारी इज्जत के बट्टे लगा कर रहेगी। कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? अरे बोलो ना कुछ। अदिति गर्ग, मीनाक्षी सिंह, रचना अग्रवाल। सर ये तीनों ही सुसाइडल केस है। अदिति गर्ग का सुसाइडल केस हमें सीलमपुर थाने में मिला था, मीनाक्षी सिंह का तिलक नगर थाने में।
और रचना अग्रवाल का कन्हैया नगर थाने में। सर मैंने इन तीनों केस की स्टडी की है। इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही इन लड़कियों के परिवार वालों का आपस में कोई कनेक्शन है। लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों का अचानक सुसाइड करना और उनकी सुसाइड की वजह सामने नहीं आना, इसका मतलब है वजह को छुपाया जा रहा है। और माना इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनके सुसाइड की वजह एक ही हो तो? सर शादरा पुलिस स्टेशन से पता चला शादरा में एक और लड़की ने सुसाइड किया है। सर जब यहाँ पर आए लड़की की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी, लेकिन कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला। नाम क्या है लड़की का? सर पायल। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पायल ने ऐसा कैसे कर दिया। कितनी देर पहले पता चला आपको? करीब 1.5 घंटा पहले मैं डिनर करने के लिए आया था तो पायल कहाँ है? पायल अपने कमरे में होगी, मैं बुला के लाती हूँ। पायल, क्या वजह हो सकती है आत्महत्या की? सर पायल बहुत हंसमुख लड़की थी और हमें तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, चालाकी से या किसी डर से? सर हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। पायल जैन की आत्महत्या से पहले क्राइम ब्रांच अदिति गर्ग, मीनाक्षी सिंह और रचना अग्रवाल की आत्महत्या के केस री इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये चारों आत्महत्याएं जून 2015 में हुई थी, लेकिन इन चारों ही केसेस में आत्महत्याओं की वजहों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया था। और इसी दौरान अगस्त 2015 में ऐसी एक और घटना सामने आई। रजनी बात सुनो, दरवाजा खोलो। रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो। रजनी रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी क्या कर रहे हो? जाके चाबी लेके आओ। रजनी होश में आओ बेटा। डॉक्टर हटो। रजनी डॉक्टर कुछ नहीं होगा बेटा। अरे वो हमारी डॉक्टर सर रजनी पिछले काफी दिनों से परेशान लग रही थी। हमने उसकी परेशानी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कभी हमें कुछ बताया ही नहीं। डॉक्टर कैसी है पेशेंट? रजनी की हालत क्रिटिकल है और हाथ की नस काटने के अलावा उसकी बॉडी में काफी सारी इंटरनल इंजरीज भी है। इंजरीज? कैसी इंजरीज? मुझे लगता है शी वाज ब्रूटली रेप्ड। इसका मतलब उसके सुसाइड अटेम्प्ट की वजह रेप है। उसने आप लोगों को कुछ बताया नहीं? नहीं सर, वो तो कल रात से घर पे ही है। पर उसके साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं है। आई फील पिछले कई दिनों से उसके साथ लगातार सिर्फ जबरदस्ती नहीं, दरिंदगी के साथ कई बार रेप हुआ है। उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह डैमेज हो चुका है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग भी हो रही है। उसके शरीर में पहले ही खून की कमी थी, अब सुसाइड अटेम्प्ट के बाद आई होप कि वो सरवाइव कर ले। नहीं सर, पायल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ है कि जिस दिन उसने आत्महत्या की थी उसके साथ रेप हुआ था। शायद इसीलिए उसने आत्महत्या की थी। अब आप बोलिए, आपको किस पे शक है? आप कुछ जानते हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता। आंकड़े बताते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में महिलाएं लगभग हर 6 मिनट में छेड़छाड़, हर आधे घंटे में शारीरिक शोषण और हर 1 घंटे में बलात्कार का शिकार होती हैं। ये क्रूरता का वो घिनौना चेहरा है जिनकी शिकार महिलाएं अक्सर आत्महत्या जैसा कदम उठा बैठती हैं। पायल जिस घिनौने अपराध का शिकार बनी थी,
उस फेहरिस्त में अब रजनी का नाम भी शामिल हो गया था और इन मासूम चेहरों से जिंदगी की उम्मीद छीनने वाले अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि जिंदगी और मौत से लड़ती रजनी को शायद जिंदगी नसीब हो जाए। और आखिरकार रजनी को होश आया, लेकिन उसके साथ हुई दरिंदगी की जो सच्चाई सामने आई उसने पुलिस और प्रशासन दोनों को हिलाकर रख दिया। हेलो, सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंकित मेरे साथ। कौन अंकित? मेरा क्लासमेट। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके मेरे साथ अंकित के अलावा कौन कौन? मुकेश, विनय और सुरेंद्र। अंकित मेरा बॉयफ्रेंड था। I trusted him। एक दिन वो मुझे अपने फ्रेंड के फार्म हाउस पर लेके गया। वीडियो भी बनाया और फिर धमकी देने लगी कि अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट की तो वो उसको अपलोड कर देंगे। मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगे और हर रोज मेरे साथ मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी सर। मैं रोज मर रही थी। बात चुल उठती है। रेप करोगे, वीडियो बनाओगे? हाँ? क्या किया वीडियो का? अपलोड किया? नहीं सर। तो फिर वीडियो बनाया क्यों? गलती हो गई सर, गलती हो गई। कहाँ वीडियो? मोबाइल में। सर अंकित और उसके दोस्तों के रूम से ये लैपटॉप, कुछ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी मिले हैं। चेक करो। माधव सर। यस सर। इस वीडियो में रेप करने वाला पुलिस वाला है। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई और पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के ये सब कर रहा हो। ये लड़की पायल है ना? हाँ सर, ये तो पायल ही है। सर हमने उस लड़की का रेप नहीं किया सर हमने तो सिर्फ वो वीडियो पर चेंज किया था सर सच कह रहा हूँ सर वो वीडियो देख के तो हमें रजनी का वीडियो बनाने का आइडिया आया था। कहाँ से परचेज किया था? सर लाल कुआं से सर। कौन सी दुकान से? नाम बताओ उसका। दुकान से नहीं किया सर।
सर दुकान से नहीं किया, सच कह रहा हूँ सर, मैं अक्सर वहां जाता था। भैया कोई रॉ माल है क्या? अरे हम वो सब नहीं रखते यार, लेकिन बता सकते हो कौन रखता है? वो नहीं पता। कोई पिक्चर चाहिए तो बता। रुक, रॉ चाहिए? अच्छा पीछे देख, एक का 150, दो का 250 और तीन का 350। कितना तो बोल भैया। 200 में 2 दे दो ना यार। ठीक है, भाव नहीं करता, लेना है तो बोल। अच्छा ठीक है, एक ही दे। मोबाइल दे। तो उसने तुझे पायल का रेप वीडियो बेचा? हाँ सर, लेकिन मैं उसको जानता नहीं सर। उसका स्केच बनवा सकता है? सर सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था सर। बलात्कार जैसी घटनाओं के वीडियोस खरीदे और बेचे जा रहे थे। ये इस केस का एक बेहद ही चौंका देने वाला पहलू था। लेकिन कोई ऐसे घिनौने अपराध को अपने मनोरंजन के लिए कैसे देख सकता है? ये कैसी मानसिकता है? ये कैसा रोग है? ऐसी विकृत सोच वाले लोग जब इस तरह के दृश्यों को बार बार देखेंगे तो उनके दिमाग पर किस तरह का असर होगा, शायद इसकी कल्पना भी आपको घृणा और गुस्से से भर दे। लेकिन यह अपराध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि जिसने मानवता की बुनियाद को भी हिला दिया था। अपने खबरियों को काम पे लगाओ। उन्हें कहो पता करें कि लाल कुआं इलाके में वाकई कोई ऐसा है जो ऐसे वीडियोस भेजता है, या ये लड़का झूठ बोल रहा है। ठीक है सर। और सुनो सर। पायल के भाई को बुलाओ। ठीक है सर। सर ये तो भूषण है। कौन भूषण? अरे आनंद जी रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? देखो तुम देखो। देखो मेरी बीवी तो मेरी कभी थी ही नहीं। मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। बीवी को कुछ मत बताना प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो फिर एक काम करो, तुम्हारी बहन पायल को मेरे घर भेज दो। पायल क्यों? देखो मैंने अपनी बीवी के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, उसकी मरहम पट्टी के लिए पायल को भेज दो, नहीं तो वो यहाँ पे आएगी, हल्ला गुल्ला मचाएगी और तुम्हें पता है तुम्हारी बदनामी। नहीं ठीक है, मैं और एक काम करना, कल सुबह 1-1.5 लाख रुपए भेज देना। 1.5 लाख? हाँ ठीक है। सर मैंने 4 बजे पायल को भूषण के घर पे भेजा, उषा की मरहम पट्टी करवाने के लिए। उसी रात पायल ने सुसाइड कर लिया। पायल? और जब मैं भूषण के घर गया तो वहां ताला लगा हुआ था। उनके मकान मालिक से पता चला कि वो लोग उसी रात को घर खाली करके चले गए थे। तुम्हारी बहन के साथ रेप हुआ, उसने आत्महत्या की, और पिछले 2 महीने से तुम खामोश हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी बहन छेड़खानी, मॉलेस्टेशन और रेप जितने गंभीर अपराध हैं, उससे कहीं ज्यादा गंभीर विषय यह भी है कि ऐसे अपराधों की अक्सर पुलिस रिपोर्ट तक नहीं की जाती, और ये ऐसे अपराधियों को और ज्यादा बढ़ावा भी देता है। रजनी अपने साथ हो रही दरिंदगी को अपने माँ बाप को बताने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, और पायल ने भी अपने भाई और भाभी को बिना कुछ बताए आत्महत्या का रास्ता चुना, जो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक संरचना पर सवाल उठाता है। ऐसे अपराध की पीड़ित महिलाओं को हमारा समाज साहस देने की बजाय उल्टा उनके ही चरित्र पर सवाल उठाने लगता है। गलत करने वाले से ज्यादा सजा गलत सहने वाला भुगतता है। मानव ने पूरे 2 महीने तक उषा और भूषण की इंफॉर्मेशन पुलिस से छुपाई, और इतना समय ऐसे अपराधियों के भाग जाने के लिए काफी होता है। पुलिस ने जब भूषण और उषा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पाया कि दोनों अपराधी बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के फेक आईडी देकर किराए पर रह रहे थे। सर भूषण और उषा ने फेक आईडी दी थी। ये रही उनके मकान की एग्रीमेंट कॉपी। मैंने उनकी आईडीज को क्रॉस चेक कर लिया है, और फिलहाल पुलिस के पास उनकी तस्वीरों के अलावा उनका कोई सुराग नहीं था। साथ साथ पुलिस इन्फॉर्मर्स ये पता लगाने में जुटे थे कि क्या पायल और दूसरी लड़कियों के रेप वीडियोस वाकई में पॉर्न देखने वालों को बेचे जा रहे थे। इंग्लिश नहीं, रॉ माल चाहिए। हमारे यहाँ नहीं मिलता ऐसा। आजकल हालात बहुत टाइट हैं, और वो अब इस मार्केट में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? सर 2-3 हफ्ते पहले लाल कुआं मार्केट में पायरेटेड डीवीडीज बेचने वालों के यहाँ रेड पड़ी थी। तब से पूरी मार्केट अलर्ट है,
और अनजान कस्टमर्स को इस तरह की डीवीडीज बेचने से साफ मना कर दे रहा है। लेकिन रेड से पहले वहां रेप वीडियोस बिकते थे। सर, खबरियों का कहना है कि 2-3 लड़के घूम फिर के इस तरह की वीडियोस बेचा करते थे, लेकिन कोई उनके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब अंकित की इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है। कहां से परचेज किया था? सर लाल कुआं से सर। कौन सी दुकान से, नाम बताओ उसका। दुकान से नहीं किया सर। अगर ऐसे रेप वीडियोस बिक रहे थे तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और पूरे चांसेस हैं कि पायल के अलावा और भी कई लड़कियों के रेप वीडियोस वहां बिक रहे हों। दिल्ली और एनसीआर में ऐसी जितनी भी मार्केट्स हैं, अपने खबरियों की टीम को वहां छानबीन के लिए लगा दो। पिछले 6 महीने में शारीरिक शोषण, रेप, घरेलू शोषण के जितने भी केसेस हैं सबको रीचेक करवाओ। जितने भी विक्टिम्स हैं उनसे भूषण और उषा को आइडेंटिफाई करवाओ। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इसमें भले ही अपराधी गिने चुने हों, लेकिन विक्टिम्स बहुत ज्यादा होंगे। पुलिस हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में जुट गई, जिससे वो उन अपराधियों तक पहुंच सके जिन्होंने सिर्फ पायल और रजनी की ही नहीं, न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह की थी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन्होंने इन घिनौने वीडियोस को देखने की लत में अपनी और अपनों की जिंदगी भी नर्क बना दी थी। सर 17 साल की एज से ही मुझे पॉर्न वीडियोस देखने का बहुत शौक था। फिर धीरे धीरे मेरा मन पॉर्न वीडियो से ऊब गया। फिर मैंने ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए रेप वीडियो देखना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई सर। और सर मेरी इस आदत की वजह से मेरी वाइफ भी मुझसे नाखुश रहने लगी थी, क्योंकि सर मेरा नॉर्मल सेक्स से ही जी उब गया था। पहले हमारे बीच बातचीत बंद हो गई, फिर झगड़े बढ़ने लगे, और फिर बात इतनी बढ़ गई कि नौबत डिवोर्स तक आ गई। गंदे गंदे वीडियोस देखकर मेरे पति एकदम जानवर हो गए थे, और मुझे भी जबरदस्ती वीडियो दिखाते। देख, यही वीडियो देखकर रेप कर रहा था ना मेरी वाइफ का। एक बात बता, पुलिस वाला तो तू नहीं है, फिर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के अपनी वाइफ के साथ रेप क्यों करता था? वो वीडियो देखकर आइडिया मिला था। आइडिया मिला था? कहां से मिला ये वीडियो? कई हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार पुलिस को रेप जैसे वीडियोस बेचने वालों तक पहुंचने का जरिया मिला। ये अपना दोस्त है, नए पुराने सारे कलेक्शन खरीदना चाहते हैं। चल बढ़िया। तो फिर आ गया, बोला ना माल नहीं है। अरे मुझे नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए, दोस्त है मेरे। बस इतना ही है। जो दिखा रहा हूँ वही दूंगा। एक एक करके सीडी तो चेक नहीं करा सकता ना। देख क्या रहा है बे, एकदम रॉ माल है। क्यों, ये भी रॉ है ना? देख ले, तेरी गली मोहल्ले ऑफिस कहीं की भी हो सकती है। तेरी बहन और बेटी भी हो सकती है, समझा? लेके जाओ चाहे, ले चलो इसे। और यहाँ पर जितने भी हार्ड ड्राइव, डीवीडी और पेन ड्राइव हैं सब ले चलो। हमें कुछ नहीं पता सर, वो लोग कहाँ से लेके आते थे हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस खरीद लेते थे सर। नाम क्या उनके, नाम बता। सर नाम नहीं पता था, सब 5-6 लोग हैं, सब नाम नहीं बताते ना नंबर देते हैं सर। हफ्ते 10 दिन में आते हैं बस एक बार सर, बस। ये दोनों भी आते थे सर? इस लड़की का तो पता नहीं, हाँ पर ये आदमी आता था सर, पिछले 1 महीने तक आता था सर। माधव साहब, शायद ये जानते हो ये कौन है, उनके नाम क्या है। एक काम करो, इन्हें मालपुआ खिलाओ, शायद इन्हें याद आ जाए। भारत में पॉर्न वीडियोस बनाना और बेचना कानूनन जुर्म है, जिसके लिए 5 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इस केस में जो कुछ भी सामने आया वो कहीं ज्यादा शर्मनाक और नीचतापूर्ण अपराध था। रेप जैसे अमानवीय और घिनौने अपराध को रिकॉर्ड करके खुलेआम बेचने के इस खुलासे ने पुलिस और प्रशासन दोनों को सकते में डाल दिया। ऐसे अपराध को रिकॉर्ड करके उनका बाजार पैदा करने वाले सिर्फ कुछ ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन उनको बाजार देने वाले लोग हम में से ही हैं, जो अपने घटिया मनोरंजन के लिए अपनी आत्मा को मारकर दिल बहलाने के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन किसी मजबूर की चीखें किसी को मनोरंजन कैसे दे सकती हैं? क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि किसी पीड़ित के साथ हुई अमानवीय क्रूरता को सस्ती सी कीमत देकर खरीदा और बेचा जा सकता है? सर, मैंने इन दुकानदारों को बहुत तोड़ा, पर ये लोग किसी को नाम से नहीं जानते, तो मैंने रेप वीडियोस देने वालों का स्केच बनवाने के लिए बोल दिया है।
एक काम करते हैं माधव सर, इनके पास से जो वीडियोस मिले हैं उन्हें क्लोजली देखते हैं, शायद उन वीडियोस में से उन क्रिमिनल्स का कोई ना कोई क्लू मिले। सर। पुलिस ने जब ये वीडियोस देखने शुरू किए तो आत्महत्या करने वाली अदिति, मीनाक्षी और रचना के भी चौंका देने वाले रेप वीडियोस सामने आए और उनके अलावा ऐसे कई नए पीड़ित भी सामने आए जिनके साथ हुए घिनौने अपराध को रिकॉर्ड करके खुलेआम बेचा जा रहा था। पीड़ितों की फेहरिस्त बढ़ रही थी और उनके साथ हुए गुनाहों के कई मंजर बेहद ही दिल दहला देने वाले थे, लेकिन ड्यूटी के फर्ज और जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचने के जज्बे में पुलिस उन दृश्यों को देखने पर मजबूर थी जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन वीडियोस में कुल 106 विक्टिम्स हैं और हम जिन्हें ऑलरेडी जानते हैं वो इसका 1/4 भी नहीं है। पता करो बाकी के विक्टिम्स कहाँ हैं, किस नरक में सड़ रहे हैं, जिंदा भी हैं या गुमनाम जिंदगी बन के रह गए। सर, विक्टिम्स 106 हैं, लेकिन यहाँ अपराधी भी कुछ कम नहीं है। हालांकि किसी का चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन सर ये सब किसी एक गैंग का काम नहीं लगता। सर, लोकेशंस पे फोकस करें तो कुल 17 लोकेशंस हैं। और अगर ये गैंग्स अलग अलग हैं तो कुल 17 गैंग हो सकता है। हाँ सर। लोकेशन की स्ट्रेस दिखाना। ये रेप्स ऑटो में भी हुए हैं। किसी ने ऑटो का कोई वीडियो देखा? मेरे पास एक वीडियो है सर, 1 मिनट दिखाओ। सर, रोहिणी से एक 14 साल की लड़की किडनैप हुई है। सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, प्लीज सर। कहाँ से किडनैप हुई? सर, वो डांस क्लास के लिए गई थी लेकिन वहां भी नहीं पहुंची और जब हम उसे ढूंढने निकले तो उसकी साइकिल दीपली गांव के पास मिली। अगर ये किडनैपिंग उन्हीं रेपिस्ट में से किसी ने की है तो इसके पूरे चांसेस है कि ध्वनि को भी ऑटो में किडनैप किया गया। एक काम करो, अगर आसपास कोई सीसीटीवी लगा है तो उसका फुटेज निकलवाओ। ओके सर। दिनेश, ये ऑटो का नंबर देखो, पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। नरेंद्र सर, इन तीनों लड़कों की फोटो सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। माधव, तुम पता करो इन तीनों लड़कों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। ओके सर। हाँ साहब, ये रिक्शा मेरा ही है, मैंने इसको चलाने के लिए अभय चौधरी को दिया है। इनमें से कौन है अभय चौधरी? इनमें से कोई नहीं है साहब। तो भाई ये लड़के कौन है? पता नहीं साहब। अभय चौधरी को अपना ऑटो देने से पहले कोई सिक्योरिटी के पेपर्स बनवाए होंगे। हाँ, 1 मिनट साहब। ये लो साहब अभय चौधरी के सिक्योरिटी पेपर, मैंने उसको रिक्शा किराए पे देने से पहले बनवाए थे। यही है अभय चौधरी? हाँ जी साहब। राम राम ताऊ। अरे राम राम, क्या हाल है तेरे? अरे घना बढ़िया। छोरी कहाँ है? अंदर है। अंदर है? आज जा फिर। आज जा। आज घर में नहीं, खेतों में करेंगे। खुले में मजा ही अलग है पिक्चर बनाने का। ओके, ठीक है सर। इन तीनों में से 2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। छेड़खानी और धोखाधड़ी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। इनका नाम है मदन बिस्ट और सुजान सिंह। सर, अभय चौधरी की हिस्ट्री भी निकल चुकी है, वो फ्रीलांस वीडियोग्राफर भी है। इसका मतलब ये वही रेपिस्ट हैं जो लड़कियों का रेप वीडियो बनाते हैं। बलदेव, जल्दी। सर, अभय चौधरी का नंबर भी मिल गया है।
गाड़ी में डालो सबको। पुत्र, आना पुत्र मेरे पास, इतना डर मत। अरे मैं तेरी दादी हूँ। मैं नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, बोलती हूँ। आई लव यू। मम्मी बचाओ, पागल दादी ने मेरे को पकड़ लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। संभाल। अरे पुत्र डर मत, छोड़ो, डराओगी बच्चे को? मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला? रहने दीजिए मम्मी जी, मुझे पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है। अब चेची पिछले 1 साल से जॉब का बहाना बनाकर दुबई बैठे हैं, ना इनकी खबर लेते हैं और ना अपनी देते हैं। तो बस इसी बात का फ्रस्ट्रेशन लेकर हम सब पर मैड होते रहते हैं। अच्छा, तेरा पति कुत्तू से कौन सा चिपके बैठा रहता है? वो भी तो जाता है 1 महीने के लिए बाहर टूर पर। देखो, तुझसे मेरी बात तो ना ही करो। मेरे हस्बैंड मेरी नीड्स का ख्याल रखते हैं और मैं उनकी। बस यही तो चाहिए होता है ना एक हैप्पी मैरिज के लिए। चलो संभव। आओ आओ। हाँ नहीं यार, इस बारी का ट्रिप तो बहुत सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा रहा। बल्कि इस बारी ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोई हमें नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया। अरे सारा कुछ अचीव हो गया यार। और वो जो टारगेट्स है ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि साल से पहले अचीव हो जाएंगे, सारे टारगेट्स हो जाएंगे। हाँ तू चिंता मत कर यार, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हाँ चल मैं रखता हूँ, फ़ोन रखता हूँ, ठीक है? ओके 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 बाय। कार्तिक, यार कमाल है, ऐसा कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? पूरे 20 दिन बाद वापस घर आए हो और घर में घुसे भी तो फोन पे बात करते हैं। यार तुम कितनी फिल्मी हो यार। मैं कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं हूँ जो अपनी हीरोइन के साथ रोमांस करता फिरे। बहुत काम करने पड़ते हैं मुझे, जिंदगी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ करने के लिए। पर सब लोग मैनेज तो करते हैं ना कार्तिक। यार मुझे बहुत भूख लगी है कोमल, प्लीज कुछ खाने के लगाना। मैं अभी आ रहा हूँ फ्रेश होके। ओके। आज के दौर में खुशहाल परिवार की तस्वीर में एक जवान जोड़ा होता है और उनके बच्चे। उनके बुजुर्ग या तो उस तस्वीर में होते नहीं, और अगर होते भी हैं तो उस परिवार का हिस्सा लगने की बजाय अनचाहे मेहमान लगते हैं। क्यों होता है ऐसा कि अपने बच्चों की खुशियों को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मानकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देने वाले माँ बाप अपने ही बच्चों के लिए इतने गैर जरूरी हो जाते हैं कि उन्हीं की दी हुई जिंदगी में से उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना भी बच्चों को बहुत भारी पड़ने लगता है। 77 वर्षीय अंबिका खुराना अपने भरे पूरे परिवार के साथ दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहती थी।
अपने 2 बेटों, 2 बहुओं और एक पोते के साथ उनकी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके अपनों ने उन्हें उनके अपने ही घर में एक लावारिस की तरह छोड़ रखा था। पूरे 1.25 महीने बाद आज तुमने फोन उठाया मेरा। हाँ, ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो जो तुम्हें बात करने की फुर्सत नहीं है? तुम्हें ना मेरी फिक्र है और ना अपने बच्चे की। अरे मेरा तो नसीब ही फूट गया तुमसे शादी करके। यहाँ तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है और ऊपर से वो कोमल। यार ये भैया भाभी का मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों? अरे और नहीं तो क्या, जब भैया यहाँ पे थे तब उनकी बनती नहीं थी हमसे। अब जब भैया दुबई में है तब भी बार बार उन्हें फ़ोन करते रहती हैं, परेशान करती है। कोई चैन नहीं है उनकी ज़िंदगी में यार। पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगी नर्क बना दी यार। मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। कार्तिक छोड़ो ना, हमें क्या। और वैसे भी इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ब्यूटीफुल हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया भाभी की पड़ी। ऐसा क्यों? आई एम सो सॉरी, तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। पुराना हाउस में एक तरफ थी उपेक्षित बुजुर्ग अंबिका और दूसरी तरफ थी अनीता, जिसकी जिंदगी अपने पति से दूर रहने की वजह से नीरस हो चुकी थी। अनीता ना सिर्फ अपने अकेलेपन का सामना कर रही थी, बल्कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी को भी अकेले संभाल रही थी। और इस सब की वजह से कड़वाहट उसके मन में लावा बनकर उबल रही थी। कार्तिक और कोमल इस परिवार का हिस्सा होते हुए भी जैसे इसका हिस्सा नहीं थे। कार्तिक अपने काम की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था, तो कोमल की अपनी एक अलग ही दुनिया थी जिसमें किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी उपेक्षा, बेरुखी, कड़वाहट और लापरवाही, ये वो कमजोर धागे थे जिनसे इस परिवार के रिश्ते आपस में बंधे हुए थे। और इनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि जब ये धागे टूटेंगे तो रिश्तों के साथ वो और क्या होगा जो बिखर जाएगा। कोमल, 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 कोमल। फिर शुरू हो गई यार। कोमल, कोमल, कोमल। आए मम्मी जी। मम्मी जी, मैडम जी, मैडम जी बचाओ, कोई हेल्प करो, कोई। मैडम जी उठिए, मैडम जी, मैडम जी कोई मदद करो। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी वाइफ आई होंगी कोमल, वो कौन से रूम में है? साहब, रानी कैसे हुआ ये सब कुछ? साहब मैं सामान लेके घर आ रही थी साहब, तो कोमल मैं मिसाल में थी। माँ कहाँ है, भाभी कहाँ है? ठीक तो है ना वो दोनों? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? साहब मारी हुई इतने मार दिया साहब। सर एक अंगूठी गायब हुई है। सिर्फ एक अंगूठी और कुछ भी नहीं? नहीं और कुछ नहीं, माँ जी की अंगूठी थी, 2 लाख की थी, पर ज्यादातर मेरी कबर्ड में रहती थी। सर दरवाजे पे कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं है। फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है, लेकिन हॉल का सामान जिस तरह से बिखरा हुआ है, इरादा रॉबरी का ही लगता है। ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ एक अंगूठी चोरी हुई है और अनीता का कमरा भी बिल्कुल सही सलामत है। और सर जिस तरह दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ है, लगता है कि जिसने भी ये किया है उसे पहले से पता था घर में सिर्फ 2 औरतें। इनकी मेड ने कुछ बताया? सर वो आधे दिन की छुट्टी पे, जब वो लौटी तो उसने कोमल को जख्मी हालत में पाया। आने वाले ने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, लगता है किसी ने मदद की है उसकी, या फिर उसने डुप्लीकेट चाबी की मदद ली है। और जिस तरह से सिर्फ हॉल का ही सामान बिखरा हुआ है, लगता है उसने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसा करो, घर वालों से पूछताछ करो, ड्राइवर से, मेड से, आसपास के दुकान वालों से भी। सर
घर के आसपास पूछताछ की, कुछ मिला नहीं। कोमल को होश आया? नहीं सर, अब तक नहीं आया। वहाँ एक कांस्टेबल तैनात किया है उसकी सिक्योरिटी के लिए। उसे होश आते हुए हमें इन्फॉर्म कर दे। सर मुझे एक बात खटक रही, चोर ने सिर्फ अंबिका जी को क्यों मारा, कोमल को क्यों छोड़ दिया, जबकि वो इस केस की चश्मदीद गवाह है। हो सकता है कोमल ने उस वक्त शोर बहुत मचाया हो, जिस वजह से कातिल को प्लान चेंज करना पड़ा हो। मुझे इस अनीता के रोल पे भी शक है। अपनी सास की बॉडी को देखकर उसके आंख से एक आंसू तक नहीं है, पर अब भी अस्पताल में बेंच पे बैठ के वो गेम खेल रही, जैसा उसका इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। शायद सास और बहू में बनती ना हो। खैर, ये सब तो हम चेक कर ही लेंगे। फिलहाल उस अंगूठी को ट्रेस करो, चोर उसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। सर अंबिका जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कार्तिक, कोमल कैसा फील कर रही हो अब? मम्मी जी, कार्तिक मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी नहीं रही। कोमल जी, क्या हुआ था उस दिन? जी मैं अपने रूम में थी। आई मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कोमल जी, कुछ भी ऐसी बात जो आपने उस हत्यारे के बारे में नोटिस की हो? मसलन उसका रंग कैसा था, उसका कद कैसा था, कोई शरीर पे चोट का निशान था, कुछ भी? वो एवरेज हाइट का था। उसने चेहरे पे मास्क डाला हुआ था और शायद काले रंग का था। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। एक बात बता दूं आप लोगों को, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंबिका जी के शरीर पर चोट के निशान थे, यानी मारपीट के, फिजिकल अब्यूज। और डॉक्टर्स के मुताबिक ये निशान घटना से पहले के हैं। आप लोगों में से किसने मारा था उन्हें? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी हमारी मेड उनका पूरा ख्याल रखती थी, खाना खिलाने से लेके नहलाने तक सब कुछ। मुझे नहीं पता था मेरी घर में मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है? आप लोगों की माँ थी, आप लोगों ने निशान ही नहीं नोटिस किए उनके? शायद बेड से गिर गई होंगी। आपने ठीक से सुना नहीं मैडम, मैंने क्या कहा? उनके शरीर पर मारपीट के निशान थे। बाय द वे, आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दिया हमें जब से ये घटना घटी है। जी वो दुबई में जॉब करते हैं, खबर कर दी है। त्यागी, ये जो मेड है रानी, अगर ये अंबिका जी की केयर टेकर थी तो इसे तो निशानों के बारे में पता होना चाहिए था। पर हादसे के बाद सबसे पहले घर में वही आई थी। एक काम करो, इस रानी को बुलवाओ और इस ड्राइवर से भी जरा पूछताछ करो, क्योंकि उसका इनके घर में बहुत आना जाना था। हो सकता है शायद उससे कुछ पता चले। तुझे तो अंबिका जी की देखभाल के लिए रखा गया था, फिर क्यों मारा करती थी उन्हें? मैंने नहीं मारा साहब उनको। किसने कहा आपसे? उनके घर वालों ने। साहब झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सब के सब। साहब नफरत करते थे उनसे। अम्मा जी, अम्मा जी, हेलो, खाना खा लो। मैंने दवाई देनी है, ठीक है? खाना खा लेना। पुत्र, मेरे को काफी गहने हैं, बस मैं सारे गहने तेनू दे देंगे। बस तू सिर्फ एक को काम कर दे मेरा। कैसा काम? तू मैंने पुलिस स्टेशन ले चल, तो मेरी बहू मैंने मार डालेगी। कौन सी बहू? उन्होंने नाम नहीं लिया था साहब, और मैंने पूछा भी नहीं। क्या अनीता मैडम और क्या कोमल मैडम साहब, कोई किसी से कम नहीं है। उल्टा दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है। रानी आई। यार देखो इन्हें क्या चाहिए, मेरे को लेट हो रहा है। दे यार चाबी दे फटाफट। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। रानी, अरे रानी, Are you? चलिए अम्मा जी। ये क्या किया? आ रही थी ना मैं। रानी, वो
मेम साहब मैं आ रही थी पर मेरे आने से पहले ही इन्होंने कर दिया। तुम क्या कर रही थी? सच में मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो पता है ना, इनको हर आधे घंटे बाद जाना होता है। मेरी गलती नहीं है मेम साहब। और कुछ काम आता है आपको गल फैलाने के अलावा? रानी, इनका पीने का पानी कम कर दो। 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। अच्छा अभी जल्दी से साफ करो, बदबू के मारे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। मम्मी जी, आप जेठानी जी की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, कल फिर से जेठ जी ने इनका फोन नहीं उठाया, इसलिए बहुत परेशान है। और मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, अगर आपको नई बेडशीट चाहिए तो मैं ले आती हूँ। और तुम क्या देख रहे हो? मेरा बैग पिक करो और चलो। सर उस घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे और उस बेचारी बुढ़िया को अपनी दोनों बहुओं का अत्याचार सहना पड़ता था। अम्मा जी का कितना मन करता था साहब संभव बाबा के साथ खेलने का, लेकिन अनीता मैडम ने समझा रखा था संभव बाबा को कि उनकी दादी पागल है। डराओगे बच्चे को? मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला? जब घर पर कोई नहीं होता था तो दादी को मारकर खींच निकालती थी अपने। किसी का मल साफ करने में खींच तो होती होगी। झूठ नहीं बोलूंगी साहब, गुस्सा आता था, कभी कभी अम्मा जी पे चिल्ला भी जाती थी, लेकिन साहब उनसे कोई शिकायत नहीं थी मुझे। मेरे पास सबूत है। एक मिनट साहब। क्या चाहिए? बाथरूम जाना है। तेरे बाप की नौकरानी हो जो तुझे गोद में उठा के मुताने जाओ? कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब देखो कुछ ना कुछ मर क्यों जाती? हाँ? मेरे हाथ में सुन्नत में करो नहीं मर जाते। जब ये सब हो रहा था, बजाय इसे रोकने के तू वीडियो बना रही थी। तो साहब मैं क्या करती, उल्टा मुझे ही नौकरी से निकाल देती। आज इंटरनेट पर दुर्घटना और हादसों से जुड़े रियल टाइम वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। एक व्यक्ति आती हुई ट्रेन से बेखबर रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है और दूसरा व्यक्ति उसे होशियार करने की बजाय, उसकी जान बचाने की कोशिश करने की बजाय अपने मोबाइल कैमरा में उस दुर्घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो व्यक्ति उस हादसे का शिकार हो जाता है और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है और इस तरह एक ऐसे व्यक्ति की मौत करोड़ों लोगों के मनोरंजन का साधन बन जाती है जिसे शायद बचाया जा सकता था। ये चलन दर्शाता है कि हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का दर्द, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। रानी ने अगर कुछ मिनटों की मशहूरी की बजाय अंबिका जी के बारे में सोचा होता, उनके दर्द को महसूस किया होता और उस वीडियो को पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाकर मदद मांगी होती, तो शायद उस बुजुर्ग महिला को अपने अंतिम समय में इतनी ज्यादती का शिकार ना होना पड़ता। हद होती है लापरवाही की। मेरी माँ को हर रोज कोई मारता था, उन्हें पीटता था, और तुम घर में होने के बावजूद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर इतना ही ख्याल था उनका तो खुद क्यों नहीं बात करते थे उनसे? उनका हालचाल तक तो पूछने का टाइम था नहीं तुम्हारे पास, और सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। कार्तिक देखो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। एंड आई लव यू, एंड प्लीज ये गुस्सा थूक दो। प्लीज चलो तुम रेस्ट करो, थोड़ा सा पानी पियो, और मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, तुम्हारे डिस्चार्ज की बात करता हूँ। इट्स ऑल ओके। हाँ, तो हम कल तक डिस्चार्ज कर दें उसको। डोंट वरी। कार्तिक, भैया एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो गया? कुछ पता चला किसने किया ये? नहीं भैया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ पता नहीं चला। फ्लाइट नहीं मिली इसलिए देर हो गई आने में मुझको। लाइट नहीं मिली? कोमल कैसी है? ठीक तो है वो अब? उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। चलो भगवान का शुक्र है, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया मुझे कुछ पेपर साइन करने हैं, मैं अभी आता हूँ, अब यहीं रहना। ठीक, चिंता मत कर, मैं हूँ कोमल के पास। अच्छा, कोमल की बहुत फिक्र है तुम्हें? कभी अपनी बीबी की भी फिक्र की? वैसे तो तुम्हारी कंपनी 1 साल से छुट्टी नहीं दे रही थी, आज दे दी? ताना मत दे मुझे, इतना बड़ा हादसा हो गया इसलिए यहाँ पर आया। बूढ़ी माँ का मरना इतना बड़ा हादसा हो गया, अब बीबी का रोज रोज मरना वो नहीं दिखता? तेरा दिमाग खराब हो गया, जगह तो देख ले। अरे जल्दी जल्दी गड्ढा भरो। अरे ठेकेदार साहब जल्दी आओ, भाग के किसी का हाथ पड़ा हुआ है।
हेलो पुलिस। क्यों नहीं अच्छे? क्यों नहीं अच्छे? जब देखो कुछ ना कुछ हाँ मारा था मैंने, आ गया था गुस्सा। घर का सारा काम अकेले करो, ऊपर से अपने बच्चे को अकेले संभालो, ऊपर से वो इतना परेशान करती थी। छूट गया कंट्रोल उस दिन। तो जैसे आप गुस्से में उन्हें माना करती थी, ऐसे ही गुस्से में मारने का प्लान बना दिया होगा। अरे आपको क्या लगता है सिर्फ मैं अकेली थी जो उनको मारती थी? वो कोमल के दूध की धुली हुई है। मम्मी जी, कोमल, हाँ कोमल, रानी, ये क्या है? वो एक्चुअली रानी नहीं थी ना, तो मैं बैठाकर भूल गई। आई एम सॉरी मम्मी जी। मम्मी जी, कोई नहीं आया। आराम से, आवाजें देती रही, किसी ने सुना ही नहीं। आराम से। आपकी फैमिली में गिरने में किसी ने भी कोई हद नहीं छोड़ी, लेकिन सबूत तो हमें सिर्फ आपके खिलाफ मिला है। ये वीडियो। मैंने नहीं मारा उन्हें। कोमल के मुताबिक घटना वाले दिन कोमल ने अंबिका जी को बचाने की कोशिश की थी। वहीं अनीता का यह कहना है कि कोमल भी अपनी सास से कम नफरत नहीं करती थी। अब सवाल यह उठता है कि कोमल ने जो हमें कहानी सुनाई वो कहीं झूठी तो नहीं? सर ये अमृत और कार्तिक दोनों घर के बेटे हैं, पर दोनों को ये नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अमृत तो चलो दुबई में काम कर, लेकिन कार्तिक तो उसी घर में रहता है वहीं। उस अंगूठी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमारे खबरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बेचने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है कि केस ठंडा होने का वेट कर रहे हो। इन सब में से किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सबको एक दूसरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक काम करो, इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि घटना वाले दिन कौन किस वक्त क्या कर रहा था। सर वीडियो देखी हमने, आप माँ को मारती थी। हिम्मत कैसे हुई आपको मेरी माँ को मारने की? समझती क्या अपने आप को आप हैं? मेरी माँ थी वो। मन करता है तुम्हारे हाथ पैर मैं यही तोड़ डालूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तूने शर्म आ रही कि तुझ जैसे औरत से शादी की मैंने। अच्छा, अब भी मुझ पे शर्म आ रही है, खुद पर नहीं, जो बीवी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ के दुबई जा बैठे। देख बकवास मत कर। मेरी छोड़ो और अपनी कहो। तुम्हें तो पता था ना तुम्हारी माँ बूढ़ी है, लाचार है, फिर क्यों जाके दुबई बैठ गई? और तू कार्तिक, तेरा मन मेरा हाथ तोड़ने का कर रहा है। कभी अपने हाथों से इनकी गंदगी साफ की? खाली पैर छूने से प्यार नहीं होता है। कभी उनके पास बैठ के 2 मिनट बातें भी की? बड़ा आया मेरा हाथ तोड़ने वाला। सर कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड से कुछ डाउटफुल नहीं मिला। हादसे के वक्त वो ऑफिस में था, मैंने ऑफिस से कंफर्म किया। कोमल के कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है, लेकिन अनीता के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। पिछले कुछ दिनों से एक नंबर से लगातार बातचीत कर रही थी। ये नंबर किसी दिनेश के नाम पर रजिस्टर्ड। सर हमने टेलीकॉम ऑपरेटर से दिनेश का एड्रेस लेके उसके घर गए थे, लेकिन उसका घर लॉक्ड है। शायद वो शहर के बाहर है। ऐसा करो, अपना एक आदमी प्लेन क्लोथ में उसको इस घर के बाहर 24 घंटे के लिए खड़ा कर दो। जी सर, दिनेश के घर की तरफ लेना। ये दिनेश कौन है? अनीता जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दिनेश कौन है? दिनेश दोस्त है मेरा। अच्छा, तो ये दोस्ती की शुरुआत कब हुई जरा बताएंगी? वैसे ये दिनेश वही आदमी है ना जिसे आपने अंबिका जी को मारने के लिए हायर किया था? जी नहीं, दिनेश एक जासूस है जिसे मैंने अपने पति के पीछे लगाया। अपने पति के पीछे? क्यों? मेरा रिलेशन खत्म हो चुका था। जब अमृत यहाँ थे तब भी उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। सजना संवरना इन सब बातों में मन ही नहीं लगता था। लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि इस बार जब अमृत वापस आएंगे तो फिर से एक कोशिश करूँगी अपने रिश्ते को सही करने की। एक दिन उनके बैंक का स्टेटमेंट आया, तब मुझे पता चला कि वो दिल्ली के ATM से पैसे निकाल रहे हैं। तो यानी वो दुबई में नहीं थे, दिल्ली में थे? और मुझे यकीन था कि जरूर उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और अपने यकीन को पक्का करने के लिए ही मैंने दिनेश को उनके पीछे लगाया। तो क्या बताया दिनेश ने? कुछ नहीं, जब भी पूछो यही बताता है कि पता लगा रहा हूँ, बताऊँगा। और यहाँ तक कि मम्मी की मौत के बाद भी जब अमृत वापस आए तब भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला, और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे मन में नफरत भर गई सबके लिए, और इसीलिए मैंने मम्मी जी के साथ भी। अनीता जी अपनी गलती छुपाने के लिए आप अपनी बेचारगी की आड़ मत लीजिए। आपका और आपके पति के बीच में जो कुछ भी होता था वो आपका पर्सनल मैटर था, इसमें अंबिका जी हरगिज़ जिम्मेदार नहीं थी। आपने जो कुछ भी किया ये निहायत ही घिनौनी हरकत थी। बजाय शर्मिंदा होने के आप बहाने बना रही हैं।
त्यागी सर 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 त्यागी, इस मांस के टुकड़े को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि किसी को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। हालांकि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है पर कामयाब नहीं हो पाया वो। लगता तो ऐसा ही है सर। कुछ दिनों पहले यमुना किनारे रेत में दबे मेल बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले थे। सिर्फ कुछ पार्ट्स थे सर, नहीं थे। तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। सर, इस मांस के टुकड़े का डीएनए उस बॉडी के डीएनए से मैच किया जाए? बिल्कुल, गो अहेड सर। ये केस अब एक की बजाय दो हत्याओं का बन चुका था। एक वृद्ध महिला और एक पुरुष का, जिसकी पूरी लाश भी अभी तक बरामद नहीं हो पाई थी। ये आदमी कौन था, इसे किसने और क्यों मारा था, और इसका अंबिका खुराना की मौत से क्या संबंध था, इसके बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस को यकीन हो चुका था कि इस मामले का घर की बड़ी बहू अनीता से कोई ना कोई संबंध जरूर है, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो यह है तुम्हारा दुबई का होटल, ले चलो इसे। अब तू ये बता कि माजरा है क्या, वो भी डिटेल में। सर, दुबई मुझे सूट नहीं किया, इसलिए मैं वापस लौट आया। लेकिन मैं घर नहीं गया और ना ही मैंने किसी को बताया। मैं अपनी बीवी की शक्ल देखना नहीं चाहता था, नफरत करता था मैं उससे। इसलिए तो दुबई गया था जॉब करने के लिए। दोबारा उसके साथ नहीं रह सकता था मैं। तो दिनेश को क्यों मारा तूने? दिनेश कौन सर? मैं किसी दिनेश को नहीं जानता। बेवकूफ समझाया हमें? तू क्या समझता है तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हमें दिनेश का नंबर नहीं दिखेगा? देख अमृत, सच सच बता दे वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। सर, दिनेश खुद से आया था मेरे पास। उसे पता लग गया था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अनीता को बता देगा। बस इतनी सी बात है सर। और तू पैसे उसे देना नहीं चाहता था, इसलिए तूने उसे मार नहीं दिया? सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो पैसे देने को राजी हो गया था, लेकिन वो ही नहीं आया मेरे पास। जिस तरह से अचानक आया उसी तरह से अचानक गायब हो गया। फिलहाल तो तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जा। तबीयत कैसी अब तुम्हारी? फीलिंग एनी बेटर? आराम से आराम से। भाभी कहाँ हैं? पता नहीं, काफी देर से नहीं दिखे। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें ना छोड़ के जाए। अरे यार रुको, एक मिनट रुको, तुम आराम से बैठो, मैं देख के आता हूँ। भाभी, भाभी, भाभी जी, ये सर, एम्बुलेंस कुछ ही देर में आ रहा है। हमारे घर में 2 मर्डर हुए हैं। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं मिस्टर कार्तिक। इन सब हादसों के पीछे आप ही की फैमिली में से कोई है। बाय द वे, जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थे उस वक्त? मैं और कोमल तो अपने रूम में ही थे, लेकिन हाँ, अमृत भैया काफ़ी देर से गायब हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए। सर, इस फैमिली में तो सब एक दूसरे पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। अपने आदमी प्लेन क्लोथ्समैन के पीछे लगा दो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती जरूर करेगा। सर, गायब मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं घर से बाहर किसी काम से गया था, और वो जो भी हो, जब मैं घर में था ही नहीं तो मार कैसे सकता हूं? मैं तो आपके सामने ही आया था। आई एम श्योर उन्होंने सुसाइड ही किया होगा। अमृत वीजी के चलते वो बहुत डिप्रेशन में थी। हाँ, मैं नफरत करता था, बहुत नफरत करता था उससे। सर, अगर मुझे उसे मारना होता तो बहुत साल पहले मार चुका होता। अब क्यों मारता, जबकि पुलिस की मुझ पर नजर है? मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हेलो सर। सर, उस घर में गई हो?
यह है कौन? सर चले? नहीं, मुझे देखना है वो कहाँ जा रहा है। बहुत भगा है। बैग मेरे को क्या है? पकड़ो इसे। सर इसमें एक लाश है। चल। देख, हमें सब पता चल चुका है। तुझे रंगे हाथों पकड़ा है हमने लाश के टुकड़ों के साथ। बच तो तू पाएगा नहीं। तू सच सच बता दे, वरना मुफ्त में हड्डियां तोड़वाएगा अपनी। बोल। कोमल के कहने पे प्यार करते थे हम एक दूसरे से। कब से? यही कोई 2 महीने पहले से, जब मैं नौकरी पर लगा था। पहली नजर में वो मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। जब मैं उसे देखता था सज सज के निकलते हुए, पागल हो जाता था मैं। लेकिन ड्राइवर था, इसलिए कुछ कहने और करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन एक दिन मर्द चाहे जितनी नजरें बचा के देखे, पर औरत की नजरों से वो नहीं बच सकता। पाना चाहता है ना मुझे? हाँ। पर मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? अपनी हवस के चलते तूने हाँ कर दी। मेरी ज़रूरतें थी, कुछ दिल की तो कुछ शरीर की। मेरे हस्बैंड, उन्हें काम के अलावा कुछ और नजर आता ही नहीं। हमेशा बिजनेस टूर पे रहते। मजबूरी में मुझे ये दूसरे मर्दों के साथ पूरी करनी पड़ती। पहले अपने जेठ जी के साथ और उनके दुबई जाने के बाद अपने ड्राइवर गोविंद के साथ। मुझसे पहले कोमल का अफेयर अमृत साहब के साथ था। अमृत साहब ने हमें बताया कि उन दोनों के अफेयर के बारे में दिनेश को पता चल गया है और वो उनसे पैसे मांग रहा है। तो हम दिनेश से जाके मिले। तब उसने बताया कि उसे मेरे और कोमल के अफेयर के बारे में भी पता है और उसके पास हमारी कुछ फ़ोटो हैं। हम उसे और पैसे देने को तैयार थे, मगर वो जितनी बड़ी रकम मांग रहा था उतनी ना तो मैं दे सकता था, ना ही कोमल। इसलिए हमने दिनेश को उसी के घर में बंदी बना लिया और अपने फोटोग्राफ निकालने की कोशिश करने लग गए। फोटोग्राफ्स तो मैं दूंगा, लेकिन तेरे पति के हाथों में। बोल। ये ऐसे नहीं मानेगा। कोमल ने वो हालत की उसकी की बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। अब तू बोलो। उसने हमें वो सारी फोटोग्राफ्स वापस दे दी। लेकिन अगर हम उसे ऐसे छोड़ देते तो पक्की बात थी सर, वो सबको बता देता। इसलिए मार डाला हमने उसको। और अनीता को उसे क्यों मारा? फोटोग्राफ्स तो तुम्हें मिल गए। क्योंकि जो फोटो में था वो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। मैं अनीता मैडम के हाथ पैर जोड़ के उनको टेरेस पे ले गया साहब। बहुत मनाने की कोशिश की उनको कि अपना मुंह बंद रखे, मगर वो नहीं मानी। मैं तो कब से मौका ढूंढ रही थी उस चुड़ैल को सबक सिखाने का। अब इस मोहल्ले वाले के सामने चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कितनी बड़ी सती सावित्री है वो। मैं माफ करो। छोड़ो मुझे, प्लीज। छोड़ो मुझे। मेरे पास कोई और चारा नहीं था साहब। अंबिका जी को किसने मारा था, तूने या कोमल ने, और क्यों? तुम्हारे क्राइम पार्टनर गोविंद ने अपना मुंह खोल दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों ने मिलकर अंबिका जी को क्यों मारा? बोलो। क्योंकि उन्हें मेरे और जेठ जी के बारे में पता चल चुका था और उसके बाद गोविंद के बारे में भी। किस तरह
प्लीज ना किस। अब पीछे जाग जाएंगे। अरे बुढ़िया सोई है, दे दो। अब जाओ। कोमल, अमृत के बाद एक ड्राइवर के नाल ये तो अच्छा नहीं कर रही है। तो बता दोगी अपने बेटे को? बताना होता तो अमृत के वक्त से बता देती, और मैं अपने पुत्र का कार नहीं तोड़ना चाहती। मैंने कई बार सोचा कि जब वो किसी को कुछ बताने वाली नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर नहीं, मुझे फर्क पड़ता था। उनकी वो टक टक की आवाज, जब भी वो आवाज करती मुझे लगता वो मेरा मजाक उड़ा रही है। तो बस मैंने फैसला कर लिया। ये लो, इसे रखो और मुझे मारो। कोमल, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मुझे मारो वरना सबका शक मुझ पे जाएगा। मर थोड़ी जाऊंगी मैं। लो मारो। एक बूढ़ी औरत जो लाचार थी, बीमार थी, जिसे तुम सब ने इग्नोर कर दिया, वो टक टक तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करती थी। वो आवाज इसलिए करती थी कि कोई उसके पास बैठे, 2 पल बात करे उससे। लेकिन तुम सबको इतना भी समझ में नहीं आया। अब आएगा जब तुम अकेली जेल की 4 दीवारी में सड़ोगी और तुमसे कोई अपना बात करने वाला नहीं होगा, तब समझ में आएगा। पारिवारिक मूल्यों की महत्वता और रिश्तों की मर्यादा और उनसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को ना समझना या फिर समझते हुए भी उनका पालन ना करना किसी हद तक खतरनाक हो सकता है। और ये इस कहानी से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कोमल की अपने पति से प्यार पाने की चाहत कोई ऐसा मसला नहीं था जिसे बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता था, लेकिन उसने इस आसान राह को चुनने की बजाय अपने दिल में अपनी अधूरी इच्छाओं का मातम मनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से और नफरत का जन्म हुआ। और उसी गुस्से ने खुद उसे ही निशाना बनाकर उसे गलत राह पर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ उसकी अंधी नफरत का शिकार बनी उसकी लाचार सास अंबिका खुराना। अगर कोमल ने अपने परिवार को और उसके परिवार ने उसे समझने की थोड़ी सी भी कोशिश की होती तो शायद जो हुआ वो ना होता। इस कहानी में हम सब के लिए सीख है, अपने रिश्तों को और अपने परिवार को समझें, उन्हें प्यार दें, उन्हें उस मजबूत पेड़ की तरह से बनाएं जिसकी छाया में हम खुद और बाकी के परिवार के लोग भी अपने आप को संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करें।